देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेंस और थिन लेंस फॉर्मूला को स्टडी करने वाले हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए लेंस क्या होता है और लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, और लेंस से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हमें पता होना चाहिए। बेसिकली ये सारी बातें आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आते हो। लेंस क्या है? दो ट्रांसपेरेंट सरफेस से मिलकर हम जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसको क्या बोला जाता है बेटा? लेंस फॉर्म बनाया जाता है। बस तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपने दो स्पेयर लिए, ये पहला स्पेयर है और ये दूसरा स्पेयर है, और इन दोनों स्पेयर को कुछ इस तरीके से कट किया आपने, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और ये जो दोनों स्पेयर थे इनके रेडियस सेम थे। जितना रेडियस इसका है उतना ही रेडियस इसका है। अब ये जो सरफेस आप बनाओगे, ये जो आपके पास फॉर्म हुआ, इसको बोला जाएगा बेटा क्या? आपके पास कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस। आपके पास कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस वो होते हैं, टाइप कौन सा होगा बेटा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स आपको पता है क्या होता है? ऐसे लेंस जो एजेस से तो क्या हो थिन और मिड से कैसे हो थिक, तो ऐसे लेंस को क्या नाम दिया जाता है बेटा? कॉन्वेक्स। लेकिन कॉन्वेक्स में भी वैरायटी है, जैसे कि ये कौन सा आपके पास बेटा? कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स है, और इसकी प्रॉपर्टी है कि दोनों जो इसके रेडियस होंगे वो क्या रहेंगे आपके पास? सेम। तो प्रॉपर्टी क्या याद रखोगे बेटा? रेडियस इज सेम। चलिए, काम कहाँ आएगा? जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो वहां वो वर्ड लिख देगा कि वी यूज कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस, और किसी एक की रेडियस दे देगा। तो अगर नाम से पता है कि एक का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो सेकंड का रेडियस भी कितना होगा बेटा? 10 सेंटीमीटर आपके पास होगा। फिर एक होता है बेटा प्लेन कॉन्वेक्स। प्लेन कॉन्वेक्स का मतलब है कि लेंस तो कॉन्वेक्स है, लेकिन उसका एक साइड कैसा हो जाएगा? प्लेन। तो उसको लिखा जाएगा बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स। फिर आपके पास अगला टाइप का जो लेंस होता है वो कौन सा है आपके पास बेटा? कॉनकेव। कॉनकेव कैसे फॉर्म होगा? सर, ये फर्स्ट लेंस और ये सेकंड लेंस, इनके बीच में ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, इसको क्या नाम दिया जाता है बेटा? आपके पास हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा आपके पास कॉनकेव। तो ये कॉनकेव लेंस आपके पास है। कॉनकेव लेंस की अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो क्या दोगे कि एजेस से तो कैसे होंगे ये थिक, और बीच में कैसे होंगे बेटा आपके पास? थिन। तो इस टाइप का जो लेंस होगा उसको क्या लिखा जाएगा बेटा? कॉनकेव। अब इसमें भी एक है कॉनकेवो कॉनकेव। कॉनकेवो कॉनकेव वो है जिसको बनाने के लिए जो दो आपने स्पेयर काम में लिए हैं, उन दोनों स्पेयर के रेडियस क्या होने चाहिए? सेम। तो इसमें रेडियस क्या रहेंगे? सेम। एक होता है प्लेन कॉनकेव, है तो कॉनकेव लेकिन उसका एक साइड कैसा बन जाएगा? प्लेन। उसको बोला जाएगा प्लेन कॉनकेव। फिर आता है बेटा आपके पास कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसका मतलब है कि आपके पास रेडियस दोनों के सेम है, बट एक सरफेस जो है वो है कॉन्वेक्स की और एक सरफेस है कॉनकेव की। तो देखो, ये जो सरफेस है ये है आपके पास किसकी बेटा? कॉन्वेक्स। और ये सरफेस किसकी है? कॉनकेव की। मतलब दोनों से मिलकर जो बना होगा उसको क्या बोला जाएगा बेटा? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अगर लेंस की डेफिनेशन पूछे तो लेंस क्या है? लेंस इज ए होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम मेड ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस या वन स्फेरिकल सरफेस। या तो दोनों स्फेरिकल सरफेस मिलेगी आपको, या कम से कम एक तो क्या मिलेगी? स्फेरिकल सरफेस बनेगी। वन स्फेरिकल सरफेस एंड अदर इज प्लेन सरफेस, और उसका दूसरा सरफेस कैसा होगा? प्लेन सरफेस होगा। ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम से जो आप डिजाइन करते हो उनको क्या बोला जाता है बेटा? लेंस। अब लेंस से रिलेटेड आपके पास कुछ डेफिनेशन है। जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस आपके पास लिया, ये मेरा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट सरफेस दैट इज S1, और ये इसका सेकंड सरफेस S2। फर्स्ट सरफेस जो होगा इस स्पेयर का पार्ट होगा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना बोलोगे बेटा? C1। सेकंड सरफेस जो होगा इस टाइप से स्पेयर फॉर्म हो रहा होगा, उसका एक पार्ट होगा जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? C2। अब दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। आपके पास देखो बेटा, फर्स्ट क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने कहा कि जो आपके पास लेंस है उस लेंस के कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको क्या नाम दिया जाएगा बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। फिर होता है ऑप्टिकल सेंटर। अब ध्यान दीजिए, इस लेंस का कुछ सेंटर होगा, और सेंटर वो पॉइंट होगा जिससे अगर कोई रे पास होती है तो वो रे अपने पास से डिफ्लेक्ट नहीं होगी,
तो लेंस के अंदर के उस पॉइंट को क्या नाम दिया जाएगा बेटा? ऑप्टिकल सेंटर। फिर होता है बेटा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस दो टाइप के होते हैं, एक होता है फर्स्ट फोकस और दूसरा होता है सेकंड फोकस। इसका मतलब क्या है वो भी समझे। मान लीजिए ये आपके पास क्या है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से आपके पास रे निकल रही है। तो रे कुछ इस तरह से आपके पास निकल रही है और इस लेंस पे इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद इनका रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद अगर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाए? पैरेलल, तो ये जो पॉइंट होगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस आपके पास। इसको क्या नाम देंगे बेटा? फर्स्ट फोकस। सेकंड फोकस इसको बोलते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ये आपके पास लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे एक पॉइंट पे मीट करेगी, तो उस फोकस को क्या नाम दिया जाएगा बेटा? सेकंड फोकस। दोनों का मीनिंग एक ही है, बस डिफाइन करने का तरीका अलग है। उसके बाद में एक टर्म होती है डेट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है आपके पास? तो हमने बोला कि इसका जो ये ऑप्टिकल सेंटर है O और इसके फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब ये अगर डेफिनेशन आपको पढ़नी है तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, लिखी हुई होगी, बट एग्जामिनेशन में आप इतनी छोटा अमाउंट नहीं पूछा जाता, ये बहुत लो स्टैंडर्ड आपके पास हो गया, इससे क्वेश्चन बनता नहीं है। बस इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज द ऑप्टिकल सेंटर, व्हाट इज द फर्स्ट फोकल, व्हाट इज द सेकंड फोकल और व्हाट इज द फोकल लेंथ। एक बार इतने से पार्ट को केवल आप नोट्स में कॉपी करें। नेक्स्ट है बेटा आपके पास रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस। उससे हम क्या डिजाइन करेंगे बेटा? लेंस मेकर फॉर्मूला। नाम से एक चीज समझ में आती है कि लेंस बनाने वालों की जो हेल्प करता है मैथमेटिकली, इस फॉर्मूले को क्या नाम देते हैं बेटा? लेंस मेकर फॉर्मूला। जैसे मैं एक जनरल से एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपके पास जो पेन रखा है डेट इज कॉनकेव लेंस आपके पास, ठीक है। अब ये जो मैंने कॉनकेव लेंस पहना है, तो स्टार्टिंग जब फर्स्ट टाइम मेरे लेंस या चश्मा चढ़ा होगा, तो ऐसा नहीं है कि जो आपके सिटी स्कैन जो चश्मे वाली दुकान होती है, मैं उनकी गया, उन्होंने मेरा चश्मा का नंबर बना दिया, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर हमारा आई का चेकअप करता है, और आई का चेकअप करते टाइम अगर आपने कहीं किसी मूवी में या जो पहनते हैं उनको तो पता है कि कैसे चेकअप किया जाता है। वो क्या करते हैं बेटा? एक चश्मा पहनाते हैं आपको, जिसके लेंस वो अलग अलग नंबर के बाहर निकालते हैं, और सामने की तरफ वो कहते हैं भैया अल्फ़ाबेट को रीड करके बताओ कि कौन सा अल्फ़ाबेट आप क्लियर देख पा रहे हो आपके पास। फिर वो अलग अलग नंबर ऑफ चश्मे को हटाते जाते हैं, कोई नया डालता जाता है, फिर हटाते हैं, फिर नया डालते हैं। आपको एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर अपनी आई के लिए मिल जाता है जिसपे आपको क्लियर दिखाई देता है। तो डॉक्टर क्या करता है? उस नंबर को नोट कर लेता है और आपको एक पर्ची में लिख के देता है भैया कि आप ऐसा करिए 1.2 डायमीटर का जो आपके पास फोकल लेंथ का चश्मा है वो पहन लीजिए। तो जो डॉक्टर की जो पर्ची होगी, रिसिप्ट होगी, उसमें केवल क्या लिखी होगी? एक फोकल लेंथ आपके पास लिखी होगी। आप उस पर्ची को लेकर किसी चश्मे बनाने वाली दुकान के पास जाएंगे और फिर वो आपसे बोलेगा भैया किस टाइप का फ्रेम आपको पहनना है। कई लोग होते हैं जो बड़ा फ्रेम पहनते हैं, कई होते हैं बहुत पतला फ्रेम पहनते हैं आपके पास। फिर वो ये पूछता है कि भैया किस क्वालिटी का ग्लास आपके चश्मे में यूज करना है। भाई रिफ्रैक्टिव ग्लास यूज करना है, अल्ट्रा वायलेट रे को रोकने वाला ग्लास आपको यूज करना है, क्वार्ट्ज ग्लास आपको यूज करना है, या फिर अलग टाइप के पास। जैसे अभी जो नए चश्मे हैं वो लोग ग्लास नहीं होता, वो फाइबर आपके पास होता है। तो अलग अलग आपके पास क्या होता है, रुक जा बातें बाद में खुली सुन ले। तो अलग अलग जो आपके पास मैं बात करूँ चश्मे, तो इनमें ग्लास की क्वालिटी क्या होती है? अलग अलग। अब देखो लेंस बनाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने इस टाइप का लेंस पहन रखा है, तो यहाँ पर इस लेंस की कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी? 2। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगी साइज के अकॉर्डिंग। किसी ने अगर छोटे साइज का लेंस पहना है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, किसी ने बड़े साइज का लेंस पहना है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगी। तो दो तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए चश्मा बनाने के लिए, क्योंकि 2 स्फेरिकल सरफेस आप काम में लोगे। दूसरा आप कोई ग्लास काम में लोगे या कोई फाइबर आप काम में लोगे ट्रांसपेरेंट, मतलब कि उस मीडियम का क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास होगा, ठीक है। अब आपको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो फोकल, उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपस में क्या कर सके? रिलेट कर सके। तो वो फॉर्मूला आपको मिलेगा भी थोड़ी देर बाद, 1/f = μ21 माइनस ऑफ 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्या है?
फोकल लेंथ का उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ एक रिलेशनशिप है। और जो लेंस बनाने वाले होते हैं, चश्मा बनाने वाले होते हैं, वो इसी फॉर्मूले को यूज करके आपका चश्मे का नंबर सेट करते हैं आपके पास। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को क्या बोला जाता है बेटा? लेंस मेकर फॉर्मूला आपके पास। अब ये लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, इसको ड्राइव करने के लिए हमें पुराना एक कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। कंसेप्ट क्या है? हमने अभी लास्ट लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी कि जब आप रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस लेते हो तो वहां पे दो फॉर्मूला आए थे। पहला फॉर्मूला ये था जब आप रेयर से कहां जा रहे हो? डेंसर से। रेयर से डेंसर का मतलब है म्यू1 मीडियम से कहां जा रहे थे? म्यू2 मीडियम पे ट्रांसमिट हो रहे थे। तब आपका फॉर्मूला था म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में क्या बेटा? आर। इसके अलावा फिर मैंने कहा था इसी फॉर्मूले को एक बार और लिखा था जब मैंने कहा था रे कहां से कहां जाएगी? डेंसर टू रेयर। इसका मतलब मेरी रे ट्रांसमिट होगी कहां से कहां बेटा? म्यू2 से म्यू1 में। तब फॉर्मूले में चेंज क्या कर रहे थे? म्यू2 की जगह म्यू1 रखना है, फिर माइनस म्यू2 बाई यू, फिर ये हो जाएगा बेटा म्यू1 माइनस म्यू2 बाई क्या आपके पास? आर। ये दोनों फॉर्मूला में डायरेक्ट यूज करूंगा यहाँ पे। एक तो पहला कंसेप्ट तो ये। दूसरा कंसेप्ट क्या है आपके पास? सेकंड कंसेप्ट ये है कि इंसिडेंट रे, कौन बेटा? इंसिडेंट रे मीट द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस that is the position of ऑब्जेक्ट। अगर आपको रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करनी है तो उसकी इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस को जो मीट करने वाला पॉइंट होगा वो पॉइंट ही क्या होगा बेटा? उसका पोजीशन होगी किसकी? ऑब्जेक्ट की। ये दोनों बातें अभी हम लोग यूज करेंगे। ये कैसे काम करता है वो अभी यहाँ पे प्रूफ भी कर दूंगा आपके पास। तो आपके पास क्या है बेटा? एक थिन लेंस है। देखो डेरिवेशन करने को तो किसी से भी की जा सकती है, कॉनकेव लेंस के साथ भी की जा सकती है और कॉन्वेक्स के साथ भी की जा सकती है। बट आपके सिलेबस में जो डेरिवेशन कर रखा है वो किसके साथ है बेटा? कॉनकेव के साथ। तो हम भी कॉनकेव को ही परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये आपके पास एक कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स। ये आपके पास क्या बेटा? एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस का क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। बाहर कौन है? एयर। और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैंने कितना कंसीडर कर लिया? म्यू1। और अंदर कौन है? ग्लास। इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना कंसीडर कर लिया? म्यू2। एयर मेरे पास कैसा मीडियम है? रेयर। और ये कैसा मीडियम है? डेंसर। ठीक है। और ये इसका क्या है बेटा? ऑप्टिकल सेंटर आपके पास लेंस का। यहां पर मैंने क्या रखा बेटा? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको ओ डैश मान लो। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कितना मान लिया? ओ। अगर मुझे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करनी है तो कम से कम कितनी रे चाहिए बेटा? 2 रे मुझे चाहिए। तो जो फर्स्ट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे इंसिडेंट होती है, और चूंकि ये रे प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है तो इसको कहां से पास करना पड़ेगा? ऑप्टिकल सेंटर से। और आपको पता है जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो अपने पाथ से शिफ्ट नहीं होती, स्ट्रेट चली जाती है। स्ट्रेट चली गई आपके पास। सेकंड जो है वो मान लीजिए सम एंगल के ऊपर, ये पहला सरफेस है ए बी सी और सेकंड सरफेस हो गया ए बी डैश ऑफ सी आपके पास। तो ध्यान दीजिए आपके पास, पॉज कर ध्यान दो बेटा। सेकंड रे जो है वो सम एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये इसका क्या बनेगा? इंसिडेंट पॉइंट। तो ये जो इंसिडेंट रे है वो किस सरफेस पे है? सरफेस एबीसी पे। तो हमने बोला सरफेस ए बी सी पर क्या हो रहा है बेटा? रिफ्लेक्शन। अब सरफेस एबीसी का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां मिलेगा? इधर। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना? C1 आपके पास। ध्यान दीजिए ये इंसिडेंट पॉइंट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंसिडेंट पॉइंट जो है वो कर्व सरफेस पे लाई कर रहा है, इसलिए आपके पास जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा? इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन इसका काम करेगी बेटा नॉर्मल का। अब ये जो रे है वो कहां है? रेयर मीडियम में। और जा किस में रही है? डेंसर मीडियम में।
इसका मतलब सरफेस ABC में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो हो रहा है किसका बेटा, रेयर टू डेंसर का। ये रेयर टू डेंसर का डिफ्रैक्शन है। अब ये रे रियलिटी में चाहती क्या है कि भाई मैं सीधी जाऊं, स्ट्रेट, ये सीधा जाना चाहती है। बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ये कहता है कि जब भी रे रेयर से डेंसर में जाती है, इट इज ऑलवेज शिफ्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो हमेशा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी। तो ये इसका रियल पाथ और ये नॉर्मल, इसको नॉर्मल की तरफ बेंड कर दो। ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया और बेंड करने के बाद ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वहां पर इसकी इमेज बनेगी और इमेज को क्या बोलेंगे बेटा, आई डैश। आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है कॉल्ड यू। आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है कॉल्ड वी। आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे कितनी है बेटा, r1। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने डिस्टेंस लिख दिए लेकिन इनके साइन क्यों नहीं लगाए। तो ध्यान दो यहाँ पर कि इन डेरिवेशन को, इस डेरिवेशन को करने के लिए मैं इन फॉर्मूलाज को यूज करने वाला हूं। और जब मैंने ये फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे तब मैंने साइन कन्वर्जेशन अप्लाई कर लिया था, मतलब तब मैंने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया था कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो जब मैं अगेन इनको वापस यूज करूंगा किसी अगली डेरिवेशन को बनाने में, तब मैं साइन कन्वर्जेशन अप्लाई नहीं करूंगा। तो देखिए अभी जो मेरी रे है वो कहां से कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर। रेयर से डेंसर जाती है, मतलब म्यू1 से किस में जा रही है, म्यू2 में। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है सर, मेरा फॉर्मूला कहता है म्यू2 अपॉन में v। देखो ये इमेज मैंने आई डैश कंसीडर करी है, इसलिए इमेज का डिस्टेंस मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, v डैश। तो हमने बोला फॉर्मूला क्या कहता है, म्यू2 अपॉन v। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और हमारे अकॉर्डिंग इमेज डिस्टेंस कौन है अभी बेटा, v डैश आपके पास। फिर माइनस म्यू1 अपॉन में u इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमारे लिए भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है बेटा, u इक्वल टू क्या, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में क्या, r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना माना हमने, r1। अगर मैं सरफेस ABC की बात कर रहा हूं तो सरफेस ABC में जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट कौन है बेटा आपके पास, O, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, u। इसमें जो इमेज का काम कर रहा है वो है बेटा आई डैश, और इमेज का डिस्टेंस कितना है, v डैश। यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम कर रहा है बेटा c1, और इसका डिस्टेंस कितना है, r1। ये तो आपने क्या लिखा, रिफ्लेक्शन किस सरफेस के थ्रू बेटा, सरफेस ABC के थ्रू। अब देखो मैंने यहाँ पे एक बात लिखी थी कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहां मीट करती है वहां पर किसकी पोजीशन होती है, ऑब्जेक्ट की, मतलब वहां कौन रखा होता है, ऑब्जेक्ट। ये पहला सरफेस है ABC। इस पहले सरफेस पे ये कौन है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को पीछे बढ़ाओ तो इसने प्रिंसिपल एक्सिस को यहां कट किया क्या, मतलब यहां इसका क्या रखा था, ऑब्जेक्ट। बात सही है कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस जहां कट करते हैं वहां कौन रखा होता है, ऑब्जेक्ट। अब यही कंसेप्ट काम में आएगा जब हम सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन करेंगे। तो अगला जो कंसेप्ट है वो है क्या बेटा आपके पास, रिफ्लेक्शन। हम यूज करें सरफेस कौन सा, AB', AB', सेकंड सरफेस से क्या करेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन। और इस रिफ्लेक्शन में मीडियम क्या रहेगा, डेंसर टू रेयर। ध्यान दो अगर सेकंड सरफेस की बात करूं तो ये पॉइंट मान लो M और ये क्या मान लो बेटा N। ये जो है वो है इंसिडेंट रे फॉर सेकंड सरफेस। पहले का जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेकंड सरफेस के लिए किसका काम कर रहा है, इंसिडेंट सरफेस का। ऑब्वियसली जो पहले से रिफ्लेक्ट होके आएगी वही तो सेकंड पे क्या होगी, इंसिडेंट होगी आपके पास। तो हमने बोला इंसिडेंट रे कौन है यहाँ पे, इंसिडेंट रे आपके पास है कौन बेटा, Mn। ये इंसिडेंट रे है, ये क्या बना इसका, इंसिडेंट पॉइंट। जो इंसिडेंट पॉइंट है वो किस पे है, कर्व सरफेस पे। तो मैंने कहा था कर्व सरफेस पे अगर इंसिडेंट पॉइंट हो तो नॉर्मल कैसे बनाओगे, सर जी ये सेकंड सरफेस है और सेकंड सरफेस का स्पेयर ये रहा होगा और ये इसका है सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉल्ड C2।
तो कहा था कि अगर इंसिडेंट पॉइंट कर्व सरफेस पे हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंसिडेंट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल बोलते हैं। इसका मतलब इस बार नॉर्मल ये है। बताओ आपकी इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में? डेंसर मीडियम में। जाना किस में चाहती हो? रेयर मीडियम में ट्रांसमिट होना चाहती है। जब डेंसर से रेयर में जाता है रे, तो फिनोमिना क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब डेंसर से रेयर में जाओगे तो आपको रे को नॉर्मल से दूर शिफ्ट करना होता है। तो ये इस रे का रियल पाथ है, इस रे का क्या पाथ है? रियल पाथ। और ये नॉर्मल है। अगर ये रे ऊपर गई तो ये तो हो जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। मुझे तो क्या करना है? अवे द नॉर्मल। मतलब इसको कहां लाना पड़ेगा? नीचे। ये रे नीचे आएगी, नीचे आएगी तो कुछ यहां कट करेगी और यहां कट करेगी तो यहां फाइनल इमेज क्या बनेगी बेटा? आई। इस फाइनल इमेज का डिस्टेंस कितना होगा? v। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो रेडियस होगा वो कितना लिखा जाएगा बेटा? r2 आपके पास। अब देखिए रे कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयर में। और जब आपको पता है कि रे डेंसर टू रेयर जाती है तो फॉर्मूला ये अप्लाई होता है। इसको अप्लाई करते हैं, ध्यान दो। हमने बोला रे कहां से कहां जा रही है बेटा? डेंसर टू रेयर। फॉर्मूला क्या है? μ1 अपॉन में v। सबसे पहले यहां डिक्लेयर कर देते हैं ऑब्जेक्ट कौन है आपके पास। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करे वहां कौन रखा होता है? मैंने बोला सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे कौन है? सर जी ये mn कौन है? इंसिडेंट रे। ऐसा करो इसको पीछे बढ़ाओ। क्या इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर सकती है? नहीं, मतलब इसका ऑब्जेक्ट इधर तो नहीं है। mn को आगे बढ़ाओ तो कहां कट किया इसने? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सरफेस की जो इमेज है ना वो सेकंड सरफेस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रही है। क्या बोलना चाहता हूं मैं कि पहले सरफेस का इमेज कौन था? आई डैश। वो इस सेकंड सरफेस के लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो हमने बोला हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? आई डैश। और आई डैश का डिस्टेंस कितना है? वी डैश। फिर बात करते हैं सर इमेज। इमेज क्या बनी है? आई। इमेज आई है और इमेज का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? वी। ये वी। फिर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन है यहाँ पे? सर जी सेकंड सरफेस है तो सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है आपके पास? r2। तो ये है c2 और ये किसके लेंथ के बराबर है सर? r2 के इक्वल है। तो हमें सेकंड सरफेस पे ऑब्जेक्ट पता लग गया, इमेज पता लग गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन पता लग गई। जब रे डेंसर से रे में जाती है तो फॉर्मूला ये अप्लाई होता है। अप्लाई करो μ1 अपॉन में v। v इज कॉल्ड आपके पास क्या बेटा? इमेज डिस्टेंस। तो इमेज की डिस्टेंस कितनी है सर? v है। माइनस μ2 अपॉन में u। u इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेकंड सरफेस में ऑब्जेक्ट कौन है सर? आई डैश। और इसका डिस्टेंस कितना है? v डैश इक्वल टू μ1 माइनस μ2। μ1 माइनस μ2 अपॉन में क्या? r। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेकंड सरफेस के लिए कितना बेटा? ये r2। ठीक है। अब ध्यान दें, यहां मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। ये μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश इक्वल टू, यहां से ऐसा करो माइनस साइन कॉमन ले लो ऊपर से। जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन में क्या? r2। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे बेटा? ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड करने का मेथड क्या है? LHS में LHS को और RHS में RHS। ध्यान दो इधर LHS में कौन कौन है बेटा? सर यहाँ पे है μ2 अपॉन में कितना है? v डैश। फिर माइनस μ1 अपॉन u। माइनस μ1 अपॉन u। इधर LHS में कौन है? प्लस का μ1 बाई v माइनस μ2 अपॉन में v डैश। बंद कर ले बेटा। इक्वल टू आपके पास नेक्स्ट कौन है? इधर है बेटा आपके पास μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1। फिर यहाँ क्या है बेटा? माइनस साइन। यहाँ क्या लिखोगे आपके पास? μ2 माइनस μ1 अपॉन में क्या? r2। कुछ कट रहा है क्या भैया? सर जी μ2 v डैश से μ2 v डैश क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ देखो μ1 है, यहाँ पे भी कितना है? μ1। तो μ1 दोनों में क्या ले लिया मैंने? कॉमन। दोनों में कॉमन लूंगा आपके पास अब कितना बचेगा? प्लस का 1/v और ये माइनस का है 1/u आपके पास।
इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन दोनों में कॉमन है, तो म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन, क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये म्यू वन किसमें मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो एक बार इसके डिवाइड में रख रहा हूँ और एक बार इसके डिवाइड में। मेरा फॉर्मूला होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस म्यू वन बाई म्यू वन, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू वन अपॉन म्यू वन कितना हो जाएगा 1, तो इसको रफ करके लिख देते हैं बेटा 1, ये हो गया 1। म्यू टू बाई म्यू वन को क्या लिख सकते हैं सर, म्यू टू 1, मीडियम 2 का मीडियम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो एक कंक्लूजन है, इफ आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, इफ ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हो इनफाइनाइट पे, तो जो इमेज फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है बेटा कहाँ, फोकल पे। ये एक रिजल्ट है जो अभी आपको याद रखना है, अगले जो लेक्चर होगा उसमें मैं इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा कि लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होते हैं, तो वहां पे आपको ये पता लग जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो इनफाइनाइट पे तो इमेज कहाँ बनती है बेटा, फोकल पर। रिप्लेस करो वैल्यू 1/b, b को क्या लिख देंगे सर f, क्या हो जाएगा 1/f। 1/u, u की जगह क्या लिखेंगे इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा बेटा 1 म्यू टू माइनस 1, और ये होगा 1/r1 माइनस 1/r2 आपके पास। ये जो इक्वेशन है इसी को बोला जाता है बेटा क्या, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। रुक जाओ अभी खत्म नहीं हुआ, ये कौन है बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला आपके पास है। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3 और यह है इक्वेशन नंबर 4। मैं इक्वेशन ऑफ 3 और 4 को कंपेयर करता हूं, तो दिखाई देगा ये क्वेश्चन, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4 आ रहा है, ठीक है। देखो इधर अगर 3 और 4 को कंपेयर करूं तो देखो आपका जो RHS पार्ट है वो सेम है, 1 म्यू टू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इधर भी क्या है 1 म्यू टू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। जब RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा, इसका मतलब 1/v माइनस 1/u किसके बराबर होगा 1/f के, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आपके पास बन जाता है बेटा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला ये तो था लेंस मेकर फॉर्मूला और ये है लेंस फॉर्मूला। और सुनो 2017 के अंदर राजस्थान बोर्ड ने 4 नंबर का डेरिवेशन पूछा और वो ये पूछा था कि आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला की हेल्प से लेंस फॉर्मूला को डिजाइन करना है, तो यहाँ तक तो डेरिवेशन करनी थी और उसके बाद क्या करना था, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके आपको क्या लिख देना था कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू कितना मिलता है 1/f। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला